नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइट और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। धरती के भीतर की हलचल जब सतह पर आती है तो कुछ ही सेकंड्स में हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है और यही है भूकंप, अर्थक्वेक। एक ऐसी आपदा जिसे न रोका जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है, लेकिन तैयारी और जागरूकता के जरिए इसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। भारत के लिए ये विषय बेहद अहम है क्योंकि हमारे देश का लगभग 59% इलाका जो है वो भूकंप खतरे में आता है, यानी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार, कच्छ और दिल्ली एनसीआर, ये सब उच्च भूकंप जोखिम वाले जोन हैं। इतिहास गवाह है कि 1934 का बिहार नेपाल भूकंप जिसने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, 2001 का भुज गुजरात का भूकंप जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की जान गई, 2015 का नेपाल भूकंप जिसने दिल्ली तक को झकझोर दिया और भारत को मैसिव रेस्क्यू मिशन शुरू करना पड़ा। हाल ही में 31 अगस्त 2025 को अफगानिस्तान में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने हजारों जिंदगियां निगल ली। भारत तक इसके झटके महसूस किए गए और हमारी सरकार ने तुरंत राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजी है। लेकिन इस पूरी त्रासदी में हमें एक बार फिर ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या भारत अपने आने वाले बड़े भूकंपों के लिए तैयार है। आज हमारे पास बहुत सी उपलब्धियां हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क है जिसमें 160 से अधिक स्टेशन हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में सिस्मिक माइक्रोजोनेशन मैपिंग हो चुकी है, लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि क्या ये कदम जमीन पर सही तरह से लागू हो रहे हैं। क्या छोटे शहरों, पुराने मकानों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों तक ये सुरक्षा पहुंच रही है, और सबसे अहम कि क्या आम नागरिक जानते हैं कि भूकंप के दौरान उसके बाद उन्हें क्या करना है। आज की चर्चा में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा हैं, डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन डॉक्टर अमर अली खान, आप हेड हैं रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन NIDM। सर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी कि जोखिम का जो पूरा नक्शा है, जैसे कि मैंने कहा कि 59% जो भारत का इलाका है वो अर्थक्वेक प्रोन है। हमारे सबसे बड़े हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं, क्यों हैं, और एक आम आदमी ये जरूर समझना भी चाहता है। हमें लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें ये भी समझा दें कि दरअसल भूकंप है क्या, कैसे आता है और इसे टाला नहीं जा सकता। तो तैयारी, सुरक्षा और सावधानी ही सबसे बड़ी जो है वो इसके लिए हथियार है। देखिए, कॉमन लैंग्वेज में, चलती भाषा में मैं भूकंप को पृथ्वी का हृदयघात से मैं परिभाषित करता हूँ। जिस तरह से मनुष्य का एनाटॉमी है उसी तरह से मदर अर्थ का भी एनाटॉमी सेम है। जैसे मदर अर्थ का जो है ऊपर लेयर का जो है हम उसको क्रस्ट बोलते हैं और ह्यूमन लेयर के एनाटॉमी को हम स्किन बोलते हैं, उसी तरह से फ्लैश और बोन और हमारे यहाँ भी क्रस्ट, मैंटल और कोर है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि जब शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड कर जाता है स्ट्रेस एक्युमुलेशन से, पृथ्वी एजाइल है, डायनेमिक है और पूरा गतिमान है। इसमें नाना रकम के फोर्सेज जनरेट होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, कंपोजिशनल डिफरेंसेस से डिफरेंशियल स्ट्रेन एक्युमुलेट होते हैं। तो इससे जो प्लेट का मोशंस है, इसके चलते जो है स्ट्रेस एक्युमुलेट होने से वो तब तक जो है रॉक टूटता नहीं है जब तक उसकी सहन शक्ति होती है। तो भूकंप को इस तरह से देखा जाए कि जैसे सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर एबनॉर्मली हाई हो जाता है और आर्टरी और वेन रप्चर करके हृदयघात होता है, कोलैप्स होता है। उसी तरह से यहाँ शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉक एक्सीडेड बाय स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तब जो है अर्थक्वेक होता है क्योंकि रॉक टूटता है। अब ये जो आप देखिएगा कि जोखिम के क्षेत्र में बहुत से पैरामीटर लगाकर एक एम्पिरिकल लॉ सेस्मिक सोर्स जोन को डिमार्केट किया गया और उसे देखा गया कि कितना सेस्मिक इंटेंसिटी कितना दूर तक जाता है, मैक्सिमम क्रेडिबल अर्थक्वेक जनरेटिंग फॉल्ट मैकेनिज्म को देख के, और उसे पता लगाया गया कि जितना ही हिमालय का क्षेत्र है जिसको हम कोलिजनल सबडक्शन टेक्टोनिक्स बोलते हैं, या अंडमान निकोबार के जो सबडक्शन टेक्टोनिक्स है, या कुछ प्लेट इंटीरियर्स के पार्ट हैं, जैसे आपने देखा होगा 1993 में लातूर किलारी का अर्थक्वेक या 2001 में भूज का अर्थक्वेक, जहां पर कोई कोलिजन नहीं है, कोई सबडक्शन नहीं है, कोई वोल्केनिज्म नहीं है, वहां भी वो क्षेत्र में काफी भूकंप हुआ। और इनको हम जोन 4 और 5 में बांटते हैं। तो जितना भूकंप जो है 5 जोन हिमालय का है, 4 और 5 2 में इसको एक
डिवीजन किया गया है, उसी तरह से लातूर को भी हम 5 जोन में किए हैं। मतलब कि सेस्मिक हजार्ड का जो इम्पैक्ट होगा, जो लॉसेज होंगे, वो उतना ही बराबर होंगे जितना कि ये हो, जितना कि हिमालय में होते हैं। तो इस तरह से 59% के एरिया में हमने इसको एक किया है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन देखा जाता है कि अर्थक्वेक जो है कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी टाइम हिट कर सकता है। जैसा कि आपको बताया कि जहां पर शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ जो है एक्सीड कर जाएगा तो रॉक टूटेगा। अब वो छोटा बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि हृदयघात जो आपका जो माइल्ड अटैक होता है, उसी तरह से माइक्रो अर्थक्वेक होते हैं, मेगा अर्थक्वेक होते हैं। डिपेंड करता है कि कितना कॉम्पिटेंट और कितना हार्डर रॉक टूट रहा है। यदि छोटा कमजोर रॉक टूटेगा तो कमजोर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा, और उसी तरह से यदि बड़ा अर्थक्वेक जो जनरेट होता है तो काफ़ी कॉम्पिटेंट पार्ट, काफ़ी लॉक्ड पार्ट टूटता है। अभी आपने देखा होगा कि जो 31 तारीख के रात में 12:47 41 सेकंड में हम लोग ने जो अफगानिस्तान के भूकंप जो रिकॉर्ड किए, इसका मैग्नीट्यूड एक जो है उतना बड़ा नहीं है, 6.3 है। डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अर्थक्वेक की शेकिंग आते आते उसकी शेकिंग की फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रक्चर हैं अफगानिस्तान के उसे मैच कर गया, कोलैप्स कर गया, रेजोनेंस हो गई बिल्डिंग का। तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल, रादर इट इज द पुअर स्ट्रक्चर। जो सबसे खराब स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर जो है जो कोई कोड मान के नहीं बनाया गया है, स्ट्रक्चर की कोई बहुत से खामियां हैं, कमजोर स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर से लोग जब गिरने से मरते हैं, क्षति होती है। तो इस तरह का परिकल्प हम लोग ने लिया है कि जितने जो है भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है, उसके तहत हमने किया है कि अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो प्राइमरी प्रोसेस है। इसका जो है अर्थक्वेक का कब रप्चर टूटेगा, हम स्ट्रेन मापते हैं, हम लेबोरेटरी में सब कुछ करते हैं, लेकिन इन सीटू में जहां जाते हैं, जहां रॉक के बीच में, वो चीज़ फॉलो नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि ठीक है, अर्थक्वेक को स्टॉप नहीं कर सकते और प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज से अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर एक प्रिकर्सर है हार्ट अटैक का, उसी तरह से वी आर इन सर्च ऑफ द प्रिकर्सर की एकदम प्रामाणिकता मिल जाए, हमें अंदेशा मिल जाए कि ये चीज होने से अर्थक्वेक होगा, उसी की खोज में हम लोग लगे हुए हैं। और इसलिए प्रिडिक्शन और फोरकास्ट का जो 4 स्टेजेज हैं, जिसमें कि आप एक्सपेक्ट करती हैं कि अर्थक्वेक कहाँ होगा, तो हिमालय जोन में होगा, भुज जोन में होगा, अंडमान निकोबार में होगा, क्योंकि ये सब डिमार्केटेड जोन है। इसको हम डिमार्केट किए हैं कि फॉल्ट है, सेस्मोजेनिक जोन है, एक्टिव है, कोलिजन है, सबडक्शन है। और जहाँ पर कोलिजन सबडक्शन नहीं है, वहाँ पर इंसिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी कुछ है, पुराने पेलियो फ्लूइड जो रॉक को वीक कर रहे हैं वहाँ हो रहे हैं, जैसे कि भुज पर हम लोग ने रिसर्च किया, लातूर पर रिसर्च किया। तो उसका हमने एक्सपेक्ट करा, फिर जस्टिफाई करते हैं कि कैसे हो रहा है, फिर उसको हम एंटिसिपेट भी करते हैं, आंख बंद करके बोलें कि एक हिमालय में अर्थक्वेक होगा, हो रहा है, आप मापेंगे तो। लेकिन हम इसको अनऑथेंटिक विदाउट द रिफरेंस ऑफ टाइम, साइज एंड उसका डेप्थ के लोकेशन से हम बोल पा रहे हैं कि अर्थक्वेक होगा। लेकिन हम अभी ऑथेंटिकेशन विथ रेफरेंस टू प्लेस, टाइम एंड साइज के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जो सारी दुनिया कर रही है। विश्व में कहीं भी कोई लोकेशन अर्थक्वेक जो है प्रेडिक्शन करने का अभी तक क्षमता ग्रहण नहीं किया है। लेकिन हाँ, वर्ल्ड ये कहता है कि नहीं हुआ तो उसके इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। बिल्कुल। तो इसी के लिए जो भारत सरकार जो है जोनेशन, हजार्ड जोनेशन मैप को जो 59% आप कही, उसको हम फर्दर जोनिफाई कर रहे हैं और करके साइस्मिक माइक्रोजोनेशन से, जिसमें कि जियोफिजिकल है, जियोटेक्निकल है, सेस्मोलॉजिकल है, सारे पैरामीटर्स को जनरेट करके वो हम बिल्डिंग डिजाइनर कोड को देते हैं। BIS बनाएगा न्यू बिल्डिंग डिजाइन कोड, जिसको अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग बोलते हैं। और यही आप देखेंगे जितने अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जैसे जापान है, फिलीपींस है, इसके पास आपका ताइवान है, चाइना है, USA है, सारे लोग बिल्डिंग डिजाइन कोड को इस तरह से बना रहे हैं जिससे कि इम्पैक्ट कम हो जाए और जान माल की क्षति कम हो। और भारत सरकार इसके लिए काफी इस पर प्रकल्प लिया है कि 2047 तक हम किस तरह से इंडिया को अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बना दें। बिल्कुल बिल्कुल, इससे जुड़े हुए तमाम जो सवाल हैं, जो स्टेप्स उठाए गए हैं, वो उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर अमर अली, आपका रुख करूंगी। जो भुज 2001 की बात करें या नेपाल में भी जो भूकंप आया और उसका कहीं ना कहीं असर हम पर भी दिखा, या देश में तमाम जो बड़े भूकंप आ चुके हैं, इन सब से जो हमने सबक लिया है, जो सीख ली है, क्योंकि भूकंप को रोक नहीं सकते लेकिन इसके असर को कम कर सकते हैं, बहुत सारी चर्चा में बात बताई ओम प्रकाश जी ने, क्या बड़े सबक रहे हैं जिस पर काम चल रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक सबक सीखने की बात है, मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि जो फेनोमेना है, जो अर्थक्वेक ओरिजिन होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, जो जमीन के नीचे की चीजें हैं, वो मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। लेकिन जो डैमेज होता है वो होता है जमीन के ऊपर, जो हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं। बिल्कुल। और उसको सही करने के लिए हमें
एक तो जो बिल्डिंग कोड्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत दिन से अवेलेबल हैं, हम अच्छे कंस्ट्रक्शन कर भी रहे हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज अवेलेबल टूल्स। जो बिल्डिंग कोड्स हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड है, तो उनको अच्छे से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो हमारे यहाँ पे, जैसे अगर शहरों की बात करें, हम पे पॉपुलेशन का प्रेशर इतना ज्यादा है, लोग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, तो उसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और उसमें जो बेटर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं, जो इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं, उसको हमें लाना पड़ेगा। जैसे आपने अभी अफगानिस्तान अर्थक्वेक की आप बात कर रही हैं, नेपाल अर्थक्वेक की आप बात कर रही हैं, या जो हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक्स हुए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा लेसन सीखने की चीज ये है कि उसमें सारा जो नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा डैमेज होता है। जहां पे भी इंजीनियरिंग आ जाती है, जहां पे बिल्डिंग कोड्स यूज हो जाते हैं, जहां पे बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड यूज हो जाता है, जहां पे आर्किटेक्ट्स आ जाते हैं, जहां पे क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं, दोज आर फार बेटर, और उनकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज फार बेटर। दैट इज डॉक्यूमेंटेड, दैट इज विजिबल। सो एक बहुत बड़ा लेसन लर्न हमारा ये है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं, उनको इंजीनियर बनाने की जरूरत है, और जो नॉन इंजीनियर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। और उसको इंजीनियर बनाने के लिए, नंबर एक, एज ए लोकल पर्सन, जब मैं मकान बनाने जाऊं, मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे अपने मकान को अर्थक्वेक सेफ कैसे बनाना है। नंबर वन, मुझे कौन से जोन में मैं लोकेटेड हूं। दिल्ली की बात करें, हम जोन 4 में हैं, सारी दिल्ली, बट मिश्रा जी ने बताया कि हमने दिल्ली को माइक्रो जोन किया हुआ है। तो जो अर्थक्वेक से नुकसान होने की क्षमता है, वो डिफरेंट एरियाज में कुछ जगह पे 4 से भी ज्यादा है, 4 जोन की जो रिक्वायरमेंट्स है। तो हमें रिक्वायर्स को, जो माइक्रोजोनेशन स्टडीज हैं, उनको यूज करके वहां पे उस स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस लानी चाहिए। सो नंबर वन, अवेयरनेस आपको लानी है। नंबर टू, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को इंजीनियर करना है। नंबर थ्री, अब मकान बन गया, बिल्डिंग्स हमारी बनी हुई हैं, वी हैव ए लार्ज बिल्डिंग स्टॉक। What after 20 years, 30 years, 40 years, 50 years? जो हमारी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, those need evaluation, और उनको फिर रेट्रोफिटिंग में लाने की जरूरत है, so that उनको एट पार लाया जा सके जो बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स हैं। मिश्रा जी ने बताया ये डायनामिक प्रोसेस है, बिल्डिंग कोड्स हमारे चेंज होते हैं, जो हमारा जोनिंग मैप है वो चेंज होता रहता है। तो हमारे जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के जो डिजाइन स्टैंडर्ड्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो जैसे ही वो चेंज हो, तो उनको बिल्डिंग्स, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है हमारा हाउसिंग स्टॉक, उसको इवेलुएट करना है, और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स उसको रेट्रोफिट करना है। सो अगर ऐसे करेंगे तो हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस अच्छी हो जाएंगी, एंड होपफुली हमारे जो फ्यूचर में अर्थक्वेक्स हैं, उनमें डैमेज हमारा कम होगा। हमने बहुत प्रोग्रेस भी की है, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो टू मेक एवरीवन अवेयर, make everyone to implement those available building codes, go for retrofitting. So these are few of the challenges which we are facing. बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, मॉनिटरिंग नेटवर्क की बात करें, हम जानते हैं भूकंप को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे होने वाली आपदा को, नुकसान को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं अपने आप को सतर्क करके उसको कम कर सकते हैं, उसके जो नुकसान है। आज एनसीएस के पास 160 से ज़्यादा स्टेशन हैं। क्या अब हम भूकंप को तेज़ और सटीक पहचान पा रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया था, और उससे क्या कुछ फ़ायदा महसूस कर रहे हैं? देखिए, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी 2014 से जो है एक फुल फ्लेज एक सेंटर के रूप में काम कर रहा है। पहले जो है आईएमडी के साथ एक डिवीज़न हुआ करता था, और देश भर में जहाँ जहाँ भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, और हम जानते हैं कि जहाँ पर प्रभावित क्षेत्र के बावजूद भी कहीं अर्थक्वेक होता है तो 300-400 किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट होता है, डिपेंड करता है। तो आज के डेट में जो भी हम इसका आकलन करते हैं, जो भी हम सूचनाएं देते हैं, वो काफ़ी सटीक और काफ़ी सही होता है, जिससे कि पब्लिक ये समझता है कि कहाँ पर जो है अर्थक्वेक ज़्यादा होने की संभावनाएं हो रही है, छोटा छोटा अर्थक्वेक हो रहा है, इसका मतलब कि वहाँ के जो स्ट्रेस एक्युमुलेशन है वो रिलीज हो रहे हैं। कहाँ पर जो है स्ट्रेस रिलीज नहीं हो रहा है, एक्युमुलेशन जो है वहाँ पर क्वाइसेंस है, एकदम शांत है, जहाँ पर अभी जो है शेयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ उस रॉक का सस्टेनेबिलिटी बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या है कि आप जो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करते हैं, तो एक अर्थक्वेक यदि कल्प्रिट है तो उसके जोन को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर स्ट्रेस एक्युमुलेशन और रिलीज हो रहा है। और ये सबसे बड़ा एक प्रिकर्सरी का एक सबसे बड़ा ये स्टडी का एक मापदंड है कि जितना हम मॉनिटर करेंगे
अपने कल्प्रिट को उतना ही हम पहचान पाएंगे। तो आप देखेंगे कि हम अभी 169 स्टेशन लगा के कंट्री में लगाए हैं जो कोलोकेटेड है, स्ट्रॉन्ग मोशन सेस्मोग्राफ भी है, ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ है। अब हम उसको GNSS जो GPS सिस्टम से भी कर रहे हैं, क्योंकि अर्थक्वेक होने के पहले जब ब्रेक होता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं, ब्रेक होने के पहले क्या क्रीप हो रहा है, क्या उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसका हम यदि जाने तो और प्रिकॉशन मेरा सही होगा। हमने इसके बेसिस पर सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि लोग अलर्ट होते हैं और लोग में दहशत पैदा ना हो, उसको हम साइंटिफिक विवरण देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि दिल्ली में कभी अर्थक्वेक का भी आपका फरवरी में 17 फरवरी को आया, जो कि 4 मैग्नीट्यूड का ही अर्थक्वेक था। अभी झज्जर में 4.46 का मैग्नीट्यूड आया, काफ़ी पैनिक हुआ। लेकिन उसके हमने उसको इतना आकलन कर चुका है कि इस क्षेत्र का मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है अर्थक्वेक जनरेटिंग का, और लोगों में ये हमने विश्वास पैदा किया है कि आपका स्ट्रक्चर, यदि आपको पार्क झील में जो अर्थक्वेक 17 फरवरी को होता है 4 मैग्नीट्यूड का 5 किलोमीटर सैलो डेप्थ पर, क्योंकि इंपैक्ट एक ही होगा, डीपर अर्थक्वेक यदि बड़ा है तो उसका इंपैक्ट जो है सैलो अर्थक्वेक का लोअर मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो यदि आपको सैलो अर्थक्वेक 5 किलोमीटर पर यदि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है और आपकी कोई बिल्डिंग, कोई मेट्रो, कोई लाइन में दरार नहीं पड़ता, क्रैक्स नहीं होते, बिल्डिंग सही है, तो इसका मतलब आपका रेजिलियंट स्ट्रक्चर है। तो इसमें पब्लिक को एक विश्वास पैदा होता है कि चलो जो मॉनिटरिंग हो रही है, इसका जो सूचनाएं मिल रही है वो सही है। हमने इसके बाद भूकंप ऐप बनाया जिससे कि पब्लिक देख सके कि किस तरह से इसका टेक्टोनिक है। आप देखे होंगे अभी जो आपका जब जाइएगा हमारे साइट पर जो भी बड़े बड़े परसेप्टेबल अर्थक्वेक होते हैं, ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक जो इंडिया से बाहर का, जैसे अफगानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, म्यांमार हुआ, तो हम ये करके देते हैं कि किस टेक्टोनिक जोन में है, क्या ये नया जोन है क्या। तो हमने हमेशा बोला कि हिंदू कुश जोन जो है जहां पर इंडियन प्लेट का सबडक्शन टर्मिनेट हो जाता है और वहां पर काफी जो है लॉक्ड पार्ट है, डीपर अर्थक्वेक होते हैं, करीब 180-200 किलोमीटर से लेकर 160-70 किलोमीटर के नीचे तक होता है। लेकिन उसकी शेकिंग जो है जमीन के अंदर से सरफेस वेव से बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली में भी इसकी शेकिंग जो है महसूस हुआ। अब 2015 में हुआ तो महसूस हुआ, 2023 में भी 21 मार्च को हुआ था तो महसूस हुआ था। तो ये क्या है कि सब कनेक्टिविटी ऑफ फॉल्ट्स है, जहां पर सोर्स जोन से दिल्ली है, इसका हम जो है मॉनिटरिंग करते हैं कि कहां से रप्चर प्रोपगेट किया। और ये जो कल का जो अर्थक्वेक के जानने की बात है, ये बहुत ही स्ट्रेस जोन पर हुआ, जहां पर कि कश्मीर हजारा सिंटैक्सिस, जहां पर दो चीज अपोजिट डायरेक्शन में आके मिलता हो, उसको सिंटैक्सिस बोलते हैं। और जैसे कि हमारा शरीर का इस पोर्शन और कंधा, ये मेरा सिंटैक्सिस है, काफी कपल्ड पार्ट है। उसी तरह से वो एक सहलोक सूचर जोन है जहां पर कि दोनों प्लेट की बाउंड्री है, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो एक सहलोक सूचर जोन और कश्मीर हजारी थ्रस्ट जोन, ये तीनों ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये हुआ है, काफी स्ट्रेस जोन है। और ये हम लोग उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ जो भी अर्थक्वेक होगा काफी जो है उसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड 6 हुआ, लेकिन डीपर डेप्थ में आते आते वहाँ की जो, जैसे आमिर खान जी ने कहा कि जो उसका वेव आया, उसका फ्रीक्वेंसी और उसके अनइंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, अनसाइंटिफिक स्ट्रक्चर, विदाउट इंजीनियरिंग पैरामीटर पर बनाए हुए स्ट्रक्चर उसको सहन नहीं कर सके। नेपाल का भी अर्थक्वेक देखिएगा आप, 7.9 था अर्थक्वेक नेपाल का 2015 का 25 अप्रैल का। उसमें आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द structures in the borderline of the India was not so much damaged, only unengineered structure was damaged. Okay, तो ये 2001 से ये चल रहा है। जब भूज का अर्थक्वेक हुआ तो एक बहुत रिवॉल्यूशन हुआ कंट्री में, क्योंकि भूज अर्थक्वेक के बाद लगा कि ये स्ट्रक्चर ही बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, 400 किलोमीटर दूर बिल्डिंग बनी हुई है कंक्रीट का, गिर गया। लेकिन बहुत खराब स्ट्रक्चर वेरी नियर टू भूज बचाव और रपार जोन के पास, वो नहीं गिरा। इसे पता लगा कि अर्थक्वेक का एक अपना संरचनाएं बनाए जिससे कि हो। और तब जो है अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट भूज के अर्थक्वेक के बाद जो गुजरात गवर्नमेंट ने इस मुहिम को चलाया, उसको देश में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और तब उसके बाद से 2006, 2005, 2006 में आप देखेंगे सुनामी जेनिक आया, 2004 का 5 मई में हुआ। उसके बाद से लगातार इंडिया जो है एक रिस्क रेजिलिएंटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो NIDM, जो नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट जो NDA में है, इसका एक काम है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि आप कोड को माने, आप जो इंफॉर्मेशन को माने, साइंटिफिक प्रोपेगेंडा, साइंटिफिक बात को माने, कोई लोकल प्रोपेगेंडा पर ना माने, कोई पैनिक ना करें। ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि ये फर्दर डिजास्टर करते हैं। बिल्कुल। इसके मामले में काफी अवेयरनेस बढ़ा देश में, और हमारा जो राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग है, इससे लोगों में एक विश्वास पैदा है। अब मीडिया वाले भी देखेंगे, पहले हम USGS में जाया करते थे कि क्या अर्थक्वेक हुआ, आज आपको NCS में बैठे बैठे सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और सही इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। हमारे इन्फॉर्मेशन को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, NCS का इन्फॉर्मेशन अभी USGS से लेकर जो पूरा आपका यूरोपियन एजेंसी है, इवन के म्यांमार को इन्फॉर्मेशन हमने लगातार दिया उनके अर्थक्वेक में। तो इसे ये हम सर्च कर रहे हैं कि
कौन जोन ज्यादा प्रोन है, कौन जोन लेस प्रोन है, कब ये जोन एनर्जी कितना रिलीज कर दिया, कितना एनर्जी रिलीज नहीं हुआ, एक्यूमुलेट हुआ। तो ये सब काफी माने शोध चल रहे हैं, इस पर काम चल रहे हैं। एक न एक दिन हम अर्थक्वेक को पहचान जाएंगे। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मॉनिटरिंग जो सिस्टम है वो रोबस्ट धीरे धीरे हो रहा है और उसके बहुत सारे जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अमर अली जी, NIDM की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि स्कूल और हॉस्पिटल्स लाइफलाइन बिल्डिंग्स हैं, तो क्या सभी राज्यों ने सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिए हैं? जैसा कि उन्होंने बताया कि जो प्रोन एरियाज है वहाँ पे रेजिलिएंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं है, जो पहले से बने हुए हैं, उनके सेफ्टी ऑडिट्स की क्या तैयारी है? देखिए, अगर हमें अर्थक्वेक इंड्यूस्ड डैमेजेस को बीट करना है तो जैसे मैंने पहले बताया, आपको एक तो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कम्युनिटी में। नंबर 2, जो लाइफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हॉस्पिटल्स की आपने बात की, जिसमें आपने स्कूल्स की बात की, इसके अलावा जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, पावर है, सो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली का एग्जांपल है, दिल्ली में मेट्रो इज द लाइफलाइन। सो आपको इन इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आर इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, सो दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर। हाउएवर, उसमें जो हमने चेंजेस कर लेते हैं बनने के बाद, वो हमारा एक बहुत खतरनाक चीज है। सो जो अल्टरेशंस हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, जो चेंजेस हमने प्रपोज कर देते हैं विदाउट कंसल्टिंग द इंजीनियर्स, सो वो हमें, जैसे अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, इतना हमारे पास प्रेशर है, उसमें हम कोई भी रूम कहीं पे भी निकाल देते हैं, कोई भी उसका पार्टीशन कर देते हैं, कोई भी रूम को बड़ा कर देते हैं, तो उस तरह की चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। सेम स्कूल्स की अगर बात करें तो जो स्कूल्स रिलेटेड चीजें हैं, तो स्कूल्स में हमें क्या करना है कि नंबर 1, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स को शुरू करना है, जो एनडीए ने भी किया है और नेशनल लेवल पे एक मोमेंटम हमने बनाया हुआ है कि स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करना है। व्हाट बच्चे डू, दे गो टू देयर होम एंड टीच देयर पेरेंट्स। सो एक कम्युनिटी अवेयरनेस आता है। नंबर 2, जो स्कूल्स हैं, दोज आर मल्टीपर्पज। जैसे हॉस्पिटल्स आर क्रिटिकल, schools are multi-purpose, they provide shelter, they provide relief centers, they provide everything. So schools में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हॉस्पिटल being the critical infrastructure facility, उसकी इमीडिएट जरूरत होती है। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस आप देखें, देर आर लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो बिग अर्थक्वेक, जैसे भुज की अगर हम बात करें, भुज का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाज डैमेज्ड बिकॉज दैट इज नॉट प्लान फॉर दैट लेवल ऑफ earthquake shock. But what after the under reconstruction program, we built another state-of-art hospital, which is much larger, which is on the state-of-art technology. So that has to be there. So the infrastructure has to be resilient. And as far other infrastructure, जैसे power sector की बात करें, power is so critical for everything, for even operation of hospitals, operation of my own household, individual household. So power sector need to be strengthened much. Then same is your telecommunication. If something is failing, how to communicate, how to do, the over-dependence syndrome is come. So we have to make not only that, the critical infrastructure, your water supply, your sanitation, your road network, your air traffic, almost everything, whatever is supporting my life during that crisis need to be resilient. And for that, as I told, already have the building codes guidelines. But as mentioned earlier, my confidence on those structures is much higher because those are engineered thing. And if you are going for engineered thing, their performance is expected, unless we have not making the shortcuts and we have not make some changes in the design parameter. That अगर execution is as per the design thing, अगर उसमें हमने कहीं पे कुछ गलतियां की हैं, तो earthquake will come and highlight those things. And as Mishra ji has rightly mentioned, there was an earthquake in Myanmar, 7.7, 7.8, and the impact was felt in Bangkok, high rise of the Bangkok. So this is one of the lessons learned, that earthquake are not locally confined. If something is happening, what happened in 2005 Pakistan earthquake, Kashmir earthquake, India was also impacted. Same thing is Nepal. So we have to not only prepare for our own zones, but transboundary, Mishra ji has already touched. So earthquake is widespread, very powerful phenomena, and resilience building in the infrastructure, especially critical infrastructure, is the key. And lot of literature, lot of guidelines, lot of codes are
डॉक्टर So we have to- अमर अली, चूंकि समय की कमी है हमारे पास, मैं चाहूंगी क्लोजिंग रिमार्क भी हो आपका, और साथ ही जो कम्युनिटी ट्रेनिंग की भी आप बात कर रहे थे, एनडीएमए की जो आपका मित्र स्कीम है उसके तहत लोगों का प्रशिक्षण, और क्या इसे खास तौर पे भूकंप प्रबंधन के लिए तैयार किया जा रहा है, अपने क्लोजिंग कमेंट के साथ इस बात को रखिए। Yes. So as I told, NDMA has started that scheme for volunteers, and under that Abda Mitra scheme, we have trained large number of volunteers, almost all states, and the purpose is to have a critical mass level. Unless you build the community awareness, community capacities, you can't beat these things. Who is going to help me at the time of crisis? Say Afghanistan, it's far away, far from the capital city in Jalalabad. If local community is aware what to do, what not to do at the time of crisis, how to do search and rescue, how to provide relief, so that is the advantage, and this is expected from Apta Mitras to organize that type of facility to assist until that trained personnel, NDRF, SDRF, and all those emergency managers come to rescue. Those people have to take care not only at the time of that and at the time of emergency, but at the peace time. They have to do this awareness thing. They have to do the mapping, the flood hazard. They have to do peacetime activities, awareness generation, capacity building activities. At the time of emergency, they are supposed to do those tasks which till the time that proper trained emergency services are not coming for search and rescue, for everything. बिल्कुल, बिल्कुल। So this is the basic role, and that is one of the better things which we have propagated at national बिल्कुल level. बिल्कुल, ये काफ़ी ज़रूरी है अवेयरनेस की जो बात आपने की है। डॉक्टर ओम प्रकाश, उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की का अर्ली वार्निंग ऐप है, कैसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है? हम देखते हैं कि भूकंप के बाद सोशल मीडिया पे अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल जाती है, आपने उसका जिक्र भी किया था। तो एनसीएस जो है वो कैसे ये सुनिश्चित करता है कि लोगों तक सटीक और सही जानकारी मिले? आपकी क्लोजिंग रिमार्क के साथ मैं चाहूँगी। एक्चुअली जो भी अर्थक्वेक होते हैं तो एनसीएस ये लोगों में यकीन पैदा करता है कि जो अर्थक्वेक हुआ है कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, और अभी तक अर्ली वार्निंग की सक्सेस स्टोरी नहीं है इंडिया में। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, एनसीएस भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है कि हम इसको पी अलर्ट सिस्टम करें, जिससे कि जितने क्रिटिकल स्ट्रक्चर जैसे पावर स्टेशन हुए, न्यूक्लियर प्लांट हुए, गैस सप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग हुआ, ये ऑटो जो है स्टॉप हो जाए या आपका लिफ्ट स्टॉप हो जाए। इसके ऊपर जो है हम लोग अभी काम कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पहला ब्रेक जो होता है उससे लोग नहीं उनकी क्षति नहीं होती है, जो उसको प्राइमरी वेव बोलते हैं। उसके बाद वाला जो वेव होता है, सीयर वेव जो होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी सरफेस वेव, उसके बाद ही काफ़ी जो है पैनिक होता है, लोगों में जान माल की क्षति होती है। लेकिन हमको लगता है कि इंडियन परिप्रेक्ष्य में खासकर बहुत से जो कैपिटल सिटी है, जिसको हम लोगों ने साइस्मिक माइक्रोजोनेशन लिया, जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से अबव है, जो जोन 3, 4 और 5 में पड़ रहे हैं, उनके काफ़ी इंजीनियर स्ट्रक्चर्स हैं। और हमको लगता है कि किसी भी कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस काफ़ी जरूरी है, क्योंकि दे आर एक्चुअली एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टर। क्योंकि आप देखिए जापान से लेकर कितने भी आप देखिए जो भी जो जान माल की क्षति जो होती है उसको कम करने के लिए कम्युनिटी कंधा से कंधा मिला के काम करता है। और भारत सरकार का भी यह है कि आपदा जो मित्र जो चला है, इसमें एक अवेयरनेस माने कि ट्रेनर्स बिकम्स द एक्चुअली द ट्रेनीज एंड ट्रेनीज बिकम्स ट्रेनर। So this is relation is going on, and India is now very much जागरूक बहुत है भारत अभी डिजास्टर के लिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा है कि जो हर तरह का यहाँ पर डिजास्टर है। तो हम सोचते हैं कि अर्थक्वेक का भी कास्केडिंग इफेक्ट है। अर्थक्वेक जहाँ होता है वहाँ पर लैंडस्लाइड भी होता है, वहाँ पर अवलांच भी होता है। आप देखिए ग्लॉफ भी होता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जो चोराबारी लेक का, श्री केदारनाथ जी का ट्रेजिडी था। तो सारे चीज़ के अवेयरनेस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना मेरा काम है, और हमें डिजाइन कोड नया जो बनाना है वो हम जनरेट कर रहे हैं, पैरामीटर्स जो BIS कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर ओम प्रकाश, जैसा कि आपने बताया भी वक्त की चूंकि कमी है कि तमाम स्तरों पे काम हुआ है और आगे भी चल रहा है, जिसका असर हम कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका भी और डॉक्टर अली आपका भी इस पूरी चर्चा के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं, चाहे वो आपदा ही क्यों ना हो, जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस, अलर्टनेस, मॉनिटरिंग और जिस तरह की टेक्नोलॉजी भी सरकार लगातार लेकर आ रही है कि चीज़ों को कम से कम जो है क्षति पहुंचाई जाए। एक बात अगर आप कहना चाहते हैं बताइए। ये लगता है कि डिजास्टर प्रोन एरिया ऑलरेडी डिमार्केटेड है अर्थक्वेक का। नाउ दिस इज द नाउ नीड ऑफ द आवर टू मेक द स्ट्रक्चर properly earthquake risk resilient as per the building code. Building code is available properly, यदि माना जाए तो कोड है। इसलिए प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशंस और प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर,
ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी आर ओनली वेरी स्ट्रांग इन द पोस्ट डिजास्टर, सो प्री डिजास्टर रेस्पॉन्स इज नीडेड. दैट मीन्स वी नो दैट वेयर माई हाउस इज देयर, which hot spot we are staying, so our house may be built in such a way that it is each and every country citizen's responsibility there that you take prevention and preparedness prior to the occurrences of the earthquake or any sort of the disaster. बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ओम प्रकाश के इस नोट के साथ इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं. इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन तैयारी, सुरक्षा ये बहुत जरूरी है किसी भी आपदा से निपटने के लिए, और जानकारी और जागरूकता. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए. शुक्रिया.